नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी जब आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा होगा तो ज़रूर आप लोगों ने इसका थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2022। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मज़े की बात यह है कि इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे अदर विषयों पर बात करनी ज़रूरी हो जाती है जो कि इससे इंटरलिंक्ड है। तो संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मली किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि ग्रोथ रेट पे हम बात करेंगे कि एस्टिमेटेड क्या है, आने वाले एक साल में एस्टिमेटेड क्या है। दूसरी चीज़ जो है वो हम बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट, सरकार का एक्सपेंडिचर और सरकार के रेवेन्यू के बीच का जो गैप है, डेफिसिट, वो कितना है। फिर हम बात करेंगे कि सरकार की एक नई जो चीज़ आई है, जो सरकार एक नई ब्लूप्रिंट लेके आई है जिसका नाम वो बताती है अमृतकाल। तो ये अमृतकाल क्या है। तीसरा हम बात करेंगे कि इस अमृतकाल का जो ब्लूप्रिंट सरकार दे रही है, इस अमृतकाल के अंदर कौन कौन से एरिया ऑफ एक्शन है, कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से पिलर्स है जिस पे सरकार फोकस कर रही है अमृतकाल में। चौथी चीज यह है कि इस साल 2022 जो है वो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सरकार की स्कीम्स थी जिसका डेडलाइन था। तो यह हमें पहले तो चीज ये देखनी चाहिए कि डेडलाइंस कितनी हम लोगों ने अचीव करी है। तो डेडलाइंस अचीव करने का ये साल बहुत सारे प्रोग्राम्स का था, तो हम लोगों ने उसमें क्या अचीव किया है, कितना छूटा हुआ है, ये भी बहुत रेलिवेंट है। फिर हम बात करेंगे कि प्रोमिसेस जो होती हैं प्रोडक्टिविटी को, उसको हम लिंक करना चाहते हैं इंसेंटिव्स के थ्रू से। यानी कि सरकार एक नई स्कीम ला रही है, आम भाषा में बताऊं तो सरकार एक नई स्कीम ला रही है जिसमें सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रही है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो आम आदमी, ये जो कॉन्सेप्ट है आम आदमी के लिए सरकार के पास क्या है, आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है। पूरी की पूरी इंडिया में जितने सारे मिडिल क्लास हैं, सबकी नजरें टिकी रहती हैं बजट के ऊपर कि उन्हें क्या मिलेगा, उनकी झोली में क्या आया। तो मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या लेके आई है इस साल, और मिडिल क्लास के साथ साथ सरकार इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट को समझ रही है या नहीं समझ रही है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कुछ अदर प्रोग्राम्स या अदर मेजर इनिशिएटिव जो सरकार लेने वाली है, जैसे रेलवेज में क्या करने वाली है, रोपवे को लेके कुछ पर्वतमाला जैसा कुछ चीज सरकार लाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसानों के ऊपर एक किसान ड्रोन का एक प्रोग्राम चालू कर रही है, एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एमएसएमई इस सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी है, वो उनका क्या रोल रहेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को सरकार प्रमोट करना चाहती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हमें देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है यहाँ पे इस मेजर अदर इनिशिएटिव्स में, वो है भारत सरकार जो है वो डिजिटल मनी जो है पहली बार लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर क्रिप्टो करेंसीज को सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इन द सेंस कि सरकार ने उसको लीगल नहीं बताया है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। सरकार ने उसके अर्निंग्स के बेसिस पर, अगर आप क्रिप्टो से अर्न करते तो क्रिप्टोज के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको इनडायरेक्टली जो है एक्सेप्ट किया है। तो ये कुछ मुद्दे हैं दोस्तों जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बजट के डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 2022 का आंकड़ा बताता हूं। दोस्तों, ये जो बजट होती है इसमें सरकार हमसे कुछ टैक्सेस लेती है, बदले में वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम अपनी जो मेहनत की पूंजी है, हम उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं। और ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर टिका हुआ है, जो प्रिंसिपल का नाम है विश्वास, ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसको गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो ये एक क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर जैसा रिलेशन है। सरकार हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, बदले में सरकार को हम पैसे देते हैं। लेकिन क्या आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर या क्या आप किसी होटल में जाकर के अच्छी सर्विसेज ना मिलने पर पूरे पैसे देते हैं? क्या आप जो है सर्विसेज की खराब होने की कंप्लेन नहीं करते हैं? ठीक उसी तरह से दोस्त, अगर सरकार अपने वादों से मुकर जाती है या अपने टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पाती है तो हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं बजट की, बजट 2022 का जो साल है, ये बहुत सारे प्रोमिसेस के लिए एक डेडलाइन थी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो 90 मिनट की बजट की स्पीच हुई, इसमें क्या सरकार ने अपने उन डेडलाइंस के बारे में बात की है? क्या सरकार ने उन डेडलाइंस के बारे में हमें बताया है कि कितना देर तक, कितने दूर तक हम अचीव कर पाए हैं? अगर नहीं बताई है तो क्यों नहीं बताई है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आने वाले बजट में हमारे और सरकार के बीच का जो ट्रस्ट है, उसकी बुनियादी क्वेश्चन है। क्योंकि यहां पे अगर सरकार नहीं कर पाती और उसको कंप्लीटली अवॉइड कर देती है तो यहां पे ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन मुद्दों का जिनका इस 2022 में डेडलाइन था। जैसे कि एवरी इंडियन, मैं आपको मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। यहां पे मैंने अखबार से स्क्रीनशॉट्स, जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज में पढ़ रहा हूं आपके लिए। हिंदुस्तान टाइम्स में 2018 का ये न्यूज है कि एवरी इंडियन विल हैव अ हाउस बाय 2022, प्रोमिसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा, ये न्यूज है 2015 की न्यूज है,
जिसमें सरकार कहती है प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस कर रही है 24 आवर पावर सप्लाई इन एवरी विलेज बाय 2022। क्या ये दोनों चीजें मिली हैं? तीसरी, यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि एवरी रूरल हाउस होल्ड विल गेट अ टैप वाटर कनेक्शन बाय 2022। 2022 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड विल गेट अ टैप वाटर कनेक्शन। ये न्यूज है 2020 9 जुलाई की दोस्तों। 2022 में एक गोल अचीव करना था हमें, एक और इंपॉर्टेंट गोल जिसका नाम है वी विल बी डबलिंग द फार्मर्स इनकम। फार्मर्स इनकम को डबल करना है। और अगर हम थोड़ा सा और फारफेच्ड सोचें तो ये डेक्कन हेरल्ड में भी ये न्यूज छपी थी 2018 के 12 फरवरी में, जिसमें कहा गया था बुलेट ट्रेन्स is going to be a reality in India by 2022 says नरेंद्र मोदी to the Indian diaspora in Oman। आप लोग ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं आप लोग अपने मोबाइल पे भी देख पा रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भी आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या इन पे बात हुई है। इंडिया एट 75 पे बहुत बातें हुई, लेकिन अब की बार हम बजट में सुनते हैं कि एक और नया रोड मैप, एक और नया फाउंडेशन। हम लोग हर साल फाउंडेशन बना रहे हैं। अभी इंडिया एट 75 नहीं, बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि फ्रॉम इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100। मतलब कि 25 साल का एक लंबा रोड मैप देती है। और उस लंबे रोड मैप का ये लोग ने नाम दिया है अमृतकाल। अमृतकाल। अब ये कौन सा काल है, ये तो अब अगला जो 25 साल बाद जो बजट बनेगी तो उसमें हम देखेंगे कि कितना हम अचीव कर पाए, अगर सरकार इसके बारे में बात करना चाहे तो। हमें देखिए, जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, व्यूअर्स को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, बस उन्हें यह ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि यार हम पैसे जो हमारा हार्ड अर्न मनी है ये कहां जा रहा है। अमृतकाल इज गोइंग टू बी 25 ईयर लॉन्ग फाउंडेशन इंडिया एट 75 के लिए। इसके अंदर कुछ 4 मेजर पिलर्स हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 4 पिलर्स कुछ इस तरीके से हैं। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेट एक्शन। ये तीसरा था, काफी लंबा नाम है। चौथा जो है वो है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है हमारे 5 ईयर प्लान से ही शुरू हो गया था। 10th 5 ईयर प्लान में भी हम लोगों ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी है, यहां पे भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही, तो ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो गति शक्ति है ये क्या है? देखिए दोस्तों, गति शक्ति में कुल 7 ऐसे अलग अलग एरियाज हैं। मतलब कि प्रायोरिटी एरिया जो ब्लूप्रिंट निकला है इंडिया एट 75 का, जो कि अमृतकाल नाम से है, उसकी पहली जो पॉइंट है गति शक्ति, उसके अंदर जो है 7 अलग अलग एरियाज है। नंबर 1 इज रोड्स, नंबर 2 इज रेलवेज, 3 इज एयरपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गति, स्पीड, उसमें शक्ति लाना। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की बात करी जा रही है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, गति शक्ति हो गई। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे साहब? इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा सनराइज अपॉर्चुनिटी। सनराइज अपॉर्चुनिटीज होती क्या है? सनराइज अपॉर्चुनिटीज है क्या? जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सनराइज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि हाल फिलहाल में आई है मार्केट में, नई है। जैसे यहां पे सनराइज अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी हो सकती है जैसे कि एआई जो है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो ये सब चीजों पे ये इन्वेस्ट करेगी। अगर आपको सनराइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो हम लोग इस वीडियो के अंत में स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो भी हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है। हमें वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को छोड़कर ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिट करना है। दिस इज द ट्रांजिशन दे आर टॉकिंग अबाउट। कैसे करेंगे और उसका कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, जो कि क्लाइमेट एक्शन का भी एक पार्ट ऑब्वियसली रहेगा। और आखिरी है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे भी हम इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कैसे करेंगे, हाउ विल वी फाइनेंस आवर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा सरकार चाहती है कि जॉब के ऊपर कुछ बात करें दोस्तों। अब जॉब जो है ये बहुत ही बुरी स्थिति है मेरे भाई। दोस्तों, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्री कोविड थी 30 मिलियन पीपल, और अब ये 30 मिलियन पीपल जो है अब ये 40 मिलियन क्रॉस कर गया है। जरा सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40 मिलियन को क्रॉस कर रहा है इंडिया में पोस्ट कोविड। इसी का कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया हैज 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर 2021 के अंदर हम पूरा अगर डेटा लें तो भारत में 53 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड। तो ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की स्थिति है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, 60 लाख न्यू जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। फिर से वुड बी में आ जा रही है, और इसके लिए सरकार प्रॉमिस करती है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है आगे। सरकार का एक और जगह पे मुंह बंद है, और वो है मिडिल क्लास। दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग अपना रोजमर्रा जिंदगी जीते हैं, और ऐसे में दोस्त कि अगर हम अपने जो भी हम कमाते हैं उसका एक
अंश सरकार को देना पड़ता है, एक भाग सरकार को देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम सरकार से कुछ डिमांड भी करते होंगे, तो इसी के ऊपर और हमें कुछ उनसे कुछ रिबेट्स भी चाहिए होती होंगी। तो बात यह है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार के पास क्या है झोली में। चलिए मिडिल क्लास के बारे में एक बार जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला। मिडिल क्लास दोस्त एक ऐसी क्लास है जिसकी सबसे ज्यादा इंडिया में तादाद है। मिडिल क्लास हर बार पिसता है, इस बार भी कुछ नया नहीं है दोस्त। जो मैं आपको बता रहा था कि मिडिल क्लास के पास इस बार बजट में क्या है, तो इस बार मिडिल क्लास के लिए दोस्त बजट में है शून्यता। मिडिल क्लास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टैक्सेशन दोस्त, और टैक्सेशन स्लैब में कोई भी चेंजेस एज सच मेजर नहीं दिख रहा है। जबकि कई सारे इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि अगर हम मिडिल क्लास के पास पैसे प्रोवाइड कराते हैं, अगर मार्केट में मिडिल क्लास के जेब में पैसे होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। मिडिल क्लास कंज्यूम करेगा क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, और वो कंजम्पशन के बेसिस पे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक चेन साइकिल की तरह बन जाता। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो कंज्यूमर्स के पास पैसे होने चाहिए, और कंज्यूमर के पास पैसे यानी कि डिस्पोजेबल इनकम के लिए टैक्स में कोई चीज अगर इंसेंटिव्स के तौर पे मिलती तो शायद अच्छा होता। लेकिन सरकार टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं ला रही है। कई लोग हैं जो सरकार के फेवर में है, वो कहते हैं कि पहले से कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन कुछ नुकसान भी तो नहीं हुआ है। अब ये सारे तर्क जो है ना, ये सब बेबुनियाद एकदम बेसलेस तर्क हैं। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं तो इन्फ्लेशन के बेसिस हम समझ सकते हैं कि जो चीज एक साल पहले इतने पैसे में मिलती थी, मान लीजिए 10 रुपए में मिलती थी, वो आज की तारीख में नहीं मिलती है दोस्त। तो अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैक्स स्लैब नहीं है तो आखिर में हम लोगों का घाटा ही हो रहा है, मिडिल क्लास का नुकसान ही हो रहा है। तो ये एक मोटा मोटा तरीका है आपको समझाने का मिडिल क्लास के ऊपर क्या बीत रही है। और रही बात बजट के अदर मेजर इनिशिएटिव्स की सरकार की, तो मैं आपको बता सकता हूं कि रेलवे में कुछ चेंजेस आई हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसे लोकल इश्यूज को, लोकल गुड्स को प्रमोट करने की एक चीज है। पर्वतमाला एक स्कीम आई है, किसान ड्रोन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे वाइब्रेंट विलेज एक कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे सरकार क्या कर रही है, पर्टिकुलरली आफ्टर द पोस्ट कोविड एरा। इसके अलावा आंगनवाड़ी के लिए सरकार क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड इश्यूज बार बार अखबार में क्यों आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को अलग अलग तरीके से हम लोग अगली वीडियो में, जो कि बजट से रिलेटेड होगी, पार्ट 2, उस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये अभी तक अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको, आपके सजेशंस क्या हैं, आपको क्या क्या आपको लगता है इस बजट को लेकर के। क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम नागरिक जो हैं, हमारा ये हक बनता है बजट को क्वेश्चन करने का। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप लोग नए हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।